अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है। अभी हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ रहे थे 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत दफ़ा रिपीट होता है बोर्ड के अंदर। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगेन मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में विद डायग्राम शो किया है। अगर आप सिर्फ यही इंट्रोडक्शन डायग्राम की हेडिंग देकर और पोस्टुलेट्स की हेडिंग देकर लिख देंगे और इनको एक्सप्लेन कर देंगे, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इवन पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? बोहर्स एक साइंटिस्ट था जिसने रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसके अंदर डिफेक्ट्स थे, तो उसने एक अच्छा मॉडल, एक मोर प्रिसाइज्ड मॉडल पेश किया। तो 1913 के अंदर बोहर ने एक मॉडल पेश किया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। और उसने क्या बताया? उसने क्वांटम थ्योरी जो थी, क्वांटम थ्योरी जो फाउंडेशन थी, क्वांटम थ्योरी की बेस पे अपनी एक्सप्लेनेशन पेश की। और उसने कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो रिवॉल्व करता है एक एटम के अंदर, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है। यहाँ पे बोहर ने अपनी एक्सप्लेनेशन चेंज की। उसने कहा कि एनर्जी हमेशा क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। किस तरह? अभी आपके पास एक डायग्राम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द 3 शेल्स मैंने शो किए हैं। पहला शेल के शेल होता है, दूसरा शेल एल शेल होगा, तीसरा शेल एम शेल होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। पहले शेल को हम एन नंबर देते हैं, n1, सेकंड को n is equal to 2 एंड थर्ड को n is equal to 3। के एल एम, ये 3 शेल्स हैं। अब क्या होता है? हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, फिर जो मैं इसमें जिसमें चीज समझाने वाली है वो मैं चौथे पॉइंट के साथ आपको बताऊंगा। बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा टाइनी न्यूक्लियस होता है, सबसे ज्यादा छोटा न्यूक्लियस होता है। और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, वो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। नंबर 2, बोहर ने कहा कि एटम्स के जो अंदर है वो क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। और हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है। जब वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? क्वांटाइज्ड। और बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन, तीसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा, वो अपने ऑर्बिट से, अगर अपने शेल से किसी और शेल में नहीं जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, क्वांटाइज रहेगी। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट में क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल से दूसरे शेल में, यानी फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, ये देखें, अब दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इसका हायर शेल था, इसका लोअर शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल के अंदर जंप करेगा, फ्रॉम अपर शेल टू लोअर शेल, तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और इसी के इनवर्स, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी कब रिलीज या अब्सॉर्ब होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे जंप करेगा। सिर्फ इस कंडीशन में, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, अपने शेल के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। तो आपने याद रखना है, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, it releases energy. When it jumps from lower orbit to higher orbit, absorption of energy takes place. जो इनिशियल में जब उसने जंप किया, तब जो एनर्जी थी वो E2 कहलाएगी, और जो उससे पहले एनर्जी थी वो E1 कहलाएगी। तो E2 माइनस 1, यानी बाद वाली एनर्जी थी वो E2 थी, पहले वाली E1 थी। उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन एनर्जी आएगी, विच इज इक्वल टू दी hv। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू का है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड, और v इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली निकला हुआ है, आपने सिर्फ इसको रिटेन रखना, याद रखना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट के अंदर एक सर्कुलर मोशन शो करता है। तो जब भी कोई किसी चीज की मूवमेंट होती है तो उसका एक मोमेंटम होता है, और अगर सर्कुलर मूवमेंट होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट फिक्स है तो उसका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है, रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट के। और उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr is equal to nh over 2 pi. m is the mass, v is the velocity, r is the radius, and is the quantum number, h is Planck's constant and 2 pi is constant. So ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। mvr is equal to nh over 2 pi. So एंगुलर मोमेंटम अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कैलकुलेट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ यही पॉइंट डिटेल रख लेंगे तो आप बहुत के पोस्टुलेट लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, आपने अच्छे से याद करना है। सो पढ़ते हैं। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको रदरफोर्ड पढ़ाया है, पहले उसको भी आप सुन लें अगर आपने नहीं सुना अभी तक। सो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो बेस करती थी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, जबकि बोहर ने जो थ्योरी पेश की वो किस पे बेस करती है, क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिलीज करते रहते हैं, जबकि बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब अपने ऑर्बिट के अंदर होते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। और जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, बोहर ने पेश किया था, जबकि रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने पीछे डिफेक्ट्स पढ़े थे रदरफोर्ड के, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करते हैं, जबकि अगर हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सही मान लें तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, जबकि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। सो एक डिफरेंस ये आ गया। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे और एटम कोलैप्स कर जाएगा। सो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग या रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको अगर ठीक मान लिया जाए, जो उसके डिफेक्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग एटम्स का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, जबकि बोहर्स के अकॉर्डिंग क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं, क्वांटाइज एनर्जी होती है, वो तब ही सिर्फ एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करते हैं जब वो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट या एक शेल से दूसरे शेल के अंदर। सो एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करता है, एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करता अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। सो दीज आर 5 पॉइंट्स जो कि डिफरेंस है रदरफोर्ड और बोहर का। आपने लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है बोर्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो मेरे चैनल के ऊपर जाके मेरे लेक्चर्स सुने और समझें, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।